वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन गाइस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ टॉर्क स्लिप कर्व। टॉर्क स्लिप कर्व के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, इतना मुझे पता है। तो देखिए, सबसे पहले टॉर्क स्लिप जो कर्व है वो बनता कैसे है, मैं आपको टॉर्क स्लिप कर्व बना के बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टॉर्क, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं स्पीड, या हम यहां पे स्लिप भी ले सकते हैं। हम जानते हैं कि स्लिप बढ़ता है तो स्पीड कम होती है, स्लिप कम होती है तो स्पीड बढ़ती है। तो देखिए, हम स्लिप को ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर स्लिप की वैल्यू 0 रही होगी तो यहां पे हम ले लेते हैं स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम, और मोटरिंग एक्शन के लिए स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। सही है। अब इसी एक्सिस पे हम शो कर देते हैं स्पीड को। स्पीड जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो स्लिप अगर 0 है तो स्पीड कितनी होती है बताइए। स्लिप अगर 0 है तो रोटर की स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, और स्लिप अगर 1 है, इस फॉर्मूले से निकालिए ना, स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। सही है। अगर स्लिप की वैल्यू 1 है तो हम बोल सकते हैं कि एन आर की वैल्यू क्या है, 0। स्पीड है 0 जब रोटर रुका हुआ है या जब मोटर रुका हुआ है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 0। अब हम बनाते हैं टॉर्क स्लिप कर्व। तो देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत स्टीपर होगा स्टार्टिंग में। कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट टॉर्क स्लिप कर्व बना है हमारा। ये है मैक्सिमम टॉर्क। यहां पे जो टॉर्क मिल रहा है हम बोल रहे हैं कि ये है टी मैक्स या मैक्सिमम टॉर्क यहां पे। अब बताइए, हम शुरू करते हैं स्पीड, नो लोड स्पीड से। मान लीजिए हमारी मोटर जब नो लोड स्पीड पे काम कर रही है, तो नो लोड पे सिर्फ कौन सा लॉस होता है, मैंने आपको बताया था, रोटेशनल लॉस, फ्रिक्शन लॉस। तो लॉस है मतलब थोड़ा सा लोड है। हमने लोड अभी एक्चुअल लोड बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया है। जो नो लोड स्पीड का लॉस है या जो लोड है हल्का सा, उसे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो लोड टॉर्क को हम लेते हैं कांस्टेंट। स्पीड चाहे कितनी भी हो जाए, लोड टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लोड टॉर्क, टी एल 1। लोड टॉर्क 1। हमेशा याद रखिएगा, लोड टॉर्क का कर्व जब टॉर्क स्लिप कर्व को कट करता है तो वो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट माना जाता है। तो अब देखिए, टॉर्क यानी कि लोड टॉर्क टॉर्क स्लिप कर्व को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट ए पे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये जो पॉइंट ए है, ये क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो लिख लेते हैं, एट नो लोड ऑपरेटिंग पॉइंट इज ए। अभी हमारा मस्त जो मोटर है वो ए पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, ये इसका स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब हमने क्या किया, मोटर को बोला कि भाई तुम कुछ लोड कैरी करो, हमने उसमें कुछ लोड लगा दिया। तो जैसे ही हमने लोड लगाया, जो लोड टॉर्क है वो इंक्रीज हो गया। तो लोड टॉर्क को अब हम मान लेते हैं, जो लोड टॉर्क है वो यहां पे पहुंच गया है, इसे मान लेते हैं लोड टॉर्क 2। लोड टॉर्क 2। तो देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ लोड टॉर्क में, हमने इतना लोड लगा दिया, इतना लोड हमने इंक्रीज कर दिया, लोड टॉर्क।
तो अब हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा होगा, देख के बताइए। अभी हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ए था जब लोड था TL1, फिर हमने लोड को TL1 से बढ़ा के कर दिया TL2। तो जब लोड TL2 हो गया तो ऑपरेटिंग या स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पे आ चुका है। अब ये ए स्टेबल पॉइंट नहीं है, अब स्टेबल पॉइंट है हमारा बी। और बी पे स्पीड कितनी है, ध्यान से देखिए, स्पीड हमारी बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, स्पीड हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब ए से बी ऑपरेटिंग पॉइंट तक जाते जाते स्पीड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, हमने लोड तो अचानक से बढ़ा दिया, पहले लोड TL1 था, फिर हमने अचानक से उस लोड को TL2 बढ़ा दिया, तो TL2 ज्यादा है TL1 से, तो होना क्या चाहिए, हमारा जो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो क्या स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट तो पहुंच गया है, बट ए से बी तक जाते हुए मोटर की स्पीड कम होनी चाहिए, तो क्या अचानक से मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, नहीं। तो मोटर की स्पीड है वो कुछ टाइम लेगी कम होने के लिए, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स का लॉ लग जाएगा यहाँ पे। मतलब हमारी जो मशीन है वो धीरे धीरे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगी, बट पॉइंट बी पे जाके क्या वो रुक जाएगी, नहीं, इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा और आगे जाएगी, मान लेते हैं पॉइंट सी पे। तो तीन कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा। जब लोड टॉर्क कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कौन सा, जो मोटर जनरेट कर रहा है, लोड टॉर्क कौन सा, जो हमने अप्लाई किया है। इस तीन कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। जब लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से कम होता है तो मोटर एक्सेलरेट करती है, 1 सेकेंड, द मोटर एक्सेलरेट। जब लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो जाता है तो मोटर स्टेबली ऑपरेट करती है, ना एक्सेलरेट करती है ना डिसएक्सेलरेट करती है, मोटर स्टेडली ऑपरेट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब लोड टॉर्क की वैल्यू बड़ी हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से तो मोटर डी एक्सेलरेट हो जाती है, डी एक्सेलरेट करती है। करेक्ट। तो इस पॉइंट ए पे देखते हैं, पॉइंट ए पे जो लोड टॉर्क है हमारा यहाँ पे है, बट जो मोटर टॉर्क जनरेट कर रही है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो अभी ए पे ही है। मतलब जो लोड टॉर्क है वो बड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से, कंडीशन 3 अप्लाई हो रही है। मतलब इस पोजीशन पे मोटर क्या करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी फ्रॉम पॉइंट ए मोटर डी एक्सेलरेट। और जब मोटर डी एक्सेलरेट करती है तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, मोटर की स्पीड कम होगी, ड्यू टू विच मोटर स्पीड डिक्रीजेस। तो मोटर की स्पीड कहां से, यहां से यहां पे पहुंच गई डिक्रीज होके, और हम आ गए पॉइंट बी पे। बट इस पॉइंट बी पे मोटर रुक जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो थोड़ा सा और आगे तक जाएगी पॉइंट सी तक। पॉइंट सी पे मुझे बताइए जो मोटर टॉर्क है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो ज्यादा है या कम है। हमारा टॉर्क तो TL2 है, बट हम कहां पे हैं, सी पे। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा है लोड टॉर्क से। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा होता है लोड टॉर्क से, कंडीशन 1 अप्लाई हो जाएगी और मोटर क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। मोटर एक्सेलरेट करेगी मतलब एट पॉइंट सी द मोटर स्पीड विल ट्राई टू इंक्रीज, एट पॉइंट सी मोटर स्पीड विल इंक्रीज, मोटर स्पीड इंक्रीज होगा तो हम वापस से बी की तरफ आते जाएंगे, क्योंकि सी पॉइंट पे स्पीड कम है,
आप देख सकते हो बी पॉइंट पे ज्यादा है, तो हम वापस से बी पॉइंट की तरफ आएंगे, बट बी पॉइंट पे मोटर रुकेगी नहीं बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और पीछे की तरफ चली जाएगी, फिर से वही प्रोसेस होगा। तो कुछ देर मोटर क्या करेगी, इस बी ऑपरेटिंग पॉइंट के क्रॉस आगे पीछे ऑसिलेट करेगी, फिर फाइनली वो बी पोजीशन पे, बी पॉइंट पे रुक जाएगी और स्टेबली ऑपरेट करने लग जाएगी। करेक्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। अब हमने स्टार्ट कहां से किया था, पॉइंट बी से। हमने पॉइंट ए से अपनी स्टार्टिंग करी थी। पॉइंट ए पे जो स्पीड थी वो कितनी थी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर अप्रॉक्स। हम जाके रुके कहां पे, पॉइंट बी पे, क्योंकि पॉइंट बी स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है। इस पे स्पीड कितनी है, थोड़ा सा कम है, एनएस से थोड़ा सा कम है। तो आप देख सकते हो जब हम अपने फुल टॉर्क पे ऑपरेट कर रहे हैं, फुल टॉर्क को सप्लाई दे रहे हैं, फिर भी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, 10 से 15%। इसीलिए इंडक्शन मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इंडक्शन मोटर is called constant speed motor। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का। बट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे लोड टॉर्क का कर्व और टॉर्क स्लिप का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उस पोजीशन पे हमें ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे तो देखिए दो पॉइंट पे टॉर्क वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ग्रीन वाली लाइन को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। करेक्ट। बट हम इसी को क्यों लेके चल रहे हैं, इस बी पॉइंट को क्यों लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्योंकि दो जगह पे तो कट कर रहा है ना लोड टॉर्क। कर्व एक बार मैं फिर से बना देता हूं। यहां पे लेते हैं टॉर्क, यहां पे हम ले रहे हैं स्लिप, या हम स्पीड भी ले सकते हैं। जो कर्व है वो बिल्कुल स्टीपर रहेगा शुरू में। ये परफेक्ट टॉर्क स्लिप कर्व बन गया। इस पॉइंट पे पहले हम मान लेते हैं, आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो, स्लिप और स्पीड को ऑपोजिट लेना है, आप चाहो तो यहाँ पे एन आर इज इक्वल टू 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्पीड को ले रहे हैं इस साइड से इस साइड, तो स्पीड हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। पहले स्पीड रही होगी 0, बाद में स्पीड कितनी हुई होगी, एन एस इज इक्वल टू एन आर। अब हम ले लेते हैं स्लिप, स्लिप को स्पीड के उल्टी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ये है स्लिप, स्लिप इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब पहले स्लिप कितनी रही होगी, 0। तो स्लिप यहाँ पे अगर 0 रही होगी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम स्लिप हो जाएगी 1, क्योंकि मोटरिंग ऑपरेशन में जो स्लिप है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हम लोड टॉर्क का एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए हमारा लोड टॉर्क है यहाँ पे, लोड टॉर्क इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब हमारे पास दो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं। अब हमें यह देखना है कि हम इस पॉइंट को ही क्यों लेके चल रहे हैं, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसे बी पॉइंट मान लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं। अभी हम इसे कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट डी मान लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट सी था ना ऊपर वाले लेक्चर में, इसे मान लेते हैं पॉइंट डी। तो सपोज हम अभी हैं पॉइंट डी पे, हम इस पॉइंट पे अभी काम कर रहे हैं, हमारी मोटर पॉइंट डी पे काम कर रही है। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ जा रहे हैं हम तो स्पीड कम हो रही है हमारी, देखिए। तो डी पॉइंट पे स्पीड कम होगी। तो मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है इस पॉइंट डी पे,
तो डिस्टरबेंस के दो ही रीजन होंगे, दो ही रिजल्ट होंगे। पहला, लेट अस से स्मॉल डिस्टरबेंस ऑकर्स, तो दो ही इसके रिजल्ट होंगे। केस वन, ड्यू टू दिस स्मॉल डिस्टरबेंस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने की वजह से क्या हुआ, जो स्पीड है वो डिक्रीज हुई। स्पीड डिक्रीजेस स्लाइटली, स्पीड में थोड़ी सी कमी आई, डिक्रीमेंट हुआ। तो अब हमारा जो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो यहां पे आ गया, इसे पॉइंट ई मान लेते हैं। स्पीड हमारी डिक्रीज हुई ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से, जब हम पॉइंट डी पे ऑपरेट कर रहे थे, तो हमारा जो नया ऑपरेटिंग पॉइंट मिला वो मिला पॉइंट ई पे। अब इस पॉइंट ई पे देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू लोड टॉर्क। आप देखिए लोड टॉर्क यहाँ पे है, हमारा टॉर्क मशीन जो जनरेट कर रही है वो यहां तक है, इतना कम है। कौन सा केस लग रहा है देख के बताइए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क टीईएम से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, याद रखिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या है, लोड टॉर्क से कम है, मतलब लोड टॉर्क यहाँ पे ज्यादा है। थर्ड कंडीशन लग रही है, मतलब मोटर विल डी एक्सेलरेट। मोटर अगर डी एक्सेलरेट कर रही है तो स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है। मोटर की स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और इस डायरेक्शन में जाते हुए उसको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जहां पे लोड टॉर्क ग्रीन कर्व को कट कर रहा हो, ताकि उसको एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल पाए। तो वो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे चलता जाएगा और फाइनली यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई है, 0। राइट, तो अगर आप डी पॉइंट पे ऑपरेट कराते हो तो थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस की वजह से आपकी मशीन अगर स्पीड कम करती है तो लगातार वो स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली मोटर रुक जाएगी। दूसरा केस देखते हैं, केस टू। अगर हम पॉइंट डी पे ऑपरेट कर रहे हैं तो केस टू क्या बन सकता है, डिस्टरबेंस की वजह से स्पीड इंक्रीजेज स्लाइटली, स्पीड जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है। तो डी से स्पीड हमारी इंक्रीज हुई थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से। दो ही केस हो सकते हैं, या तो स्पीड डिक्रीज हो सकती है डिस्टरबेंस की वजह से, या स्पीड इंक्रीज हो सकती है। तो स्पीड डिक्रीज हुई तो ये हमने देख लिया केस, स्पीड इंक्रीज हुई तो हमारा जो नया ऑपरेटिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मिल रहा है। स्पीड इंक्रीज हुई तो हमें नया ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा है पॉइंट एफ पे। तो पॉइंट एफ पे मुझे देख के बताइए, लोड टॉर्क और जो मोटर टॉर्क जनरेट कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में क्या रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोड टॉर्क इज लेस, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज ग्रेटर देन लोड टॉर्क। तो ये कौन सा केस है, केस वन। इस केस में क्या होगा, मोटर विल एक्सेलरेट, मोटर एक्सेलरेट मतलब स्पीड इंक्रीजेस। तो ये स्पीड जो है वो इंक्रीज होते हुए फिर से वो स्टेबल पॉइंट ढूंढना शुरू कर देगी इस डायरेक्शन में, और फाइनली कहां पे आके सेटल हो जाएगी, पॉइंट बी पे। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट डी पे हम क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते अपनी मोटर को। तो अगर पॉइंट डी पे आप ऑपरेट करते हो तो आपके पास दो ही केस बनेंगे, या तो आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी या फिर से घूम के अपने ओरिजिनल स्टेबल ऑपरेटिंग पोजीशन पे आ जाएगी। इसीलिए इस कर्व को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, मैं आपको बता देता हूं करके। इस कर्व को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। ये वाला हाफ होता है स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट,
या स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन और ये वाला हाफ क्या कहलाता है? अनस्टेबल ऑपरेटिंग रीजन। तो ये आपको याद रखना है। एक और कैरेक्टरिस्टिक बनती है पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, वो हम देख लेते हैं। पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे बनती है पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक? वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं पावर और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं स्लिप। पावर स्लिप। तो जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला रीजन कहलाता है मोटरिंग रीजन। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो अगर स्पीड 0 है तो स्लिप क्या हो जाएगा? 1। इस पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी ns के बराबर, और जब स्पीड ns के बराबर हो जाती है तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। मतलब स्लिप यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। स्लिप इस डायरेक्शन में, सॉरी ऑपोजिट, उल्टा बना दिया मैंने। स्लिप इस डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड जा रही है इस डायरेक्शन में। ये है मोटरिंग रीजन। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? जनरेटिंग रीजन। स्लिप 0 हो गई, हम और स्लिप 0 हो गई, हम और स्लिप को कम करते जा रहे हैं आगे। मतलब इस रीजन में स्लिप होती है लेस देन 0। ये वाला रीजन कहलाता है ब्रेकिंग मोड। ये वाला रीजन कहलाता है ब्रेकिंग मोड। और इसमें आप देख सकते हो हम इस डायरेक्शन में स्लिप को बढ़ाते जा रहे हैं, तो स्लिप इज ग्रेटर देन 1। तो ये याद रखिएगा, ये है पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। और ऊपर जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस देखा है वो है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो इसे याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग आके जुड़े। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।